मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के। जो बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उन्होंने जरूर ये पढ़ा होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब भी मैंने समझा दिया था और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो मैं एक बार छोटा सा रिकॉल दे देता हूँ कि जब कोई फील्ड लाइंस मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बद्ध तल से होकर निर्गत होती है, तो इन बद्ध पृष्ठ से निर्गत होने वाली फील्ड लाइंस को हमने फ्लक्स नाम दिया था। इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों पर डिपेंड करता था। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए गॉस हमारे बीच में एक नए साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि वैद्युत फ्लक्स जो है वो एक नए तरीके से, मतलब हम नए प्रोसीजर से, नए पोजीशन से, नए कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। और नया कॉन्सेप्ट क्या है, आज उसी पर बात होगी। मतलब वैद्युत फ्लक्स के लिए गॉस ने एक नया नियम दिया था जिसका नाम रखा गया गॉस का नियम, राइट। तो हम लोग देखेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय मतलब गॉसेस थ्योरम, इसको गॉसेस थ्योरम कहते हैं बच्चों वैसे शॉर्ट में, गॉसेस थ्योरम। क्या है गॉसेस थ्योरम, थोड़ा समझेंगे। गॉस ने कहा था किसी बद्ध तल से निर्गत, किसी बद्ध तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की माप बद्ध तल से संबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब केवल आवेश पर ही डिपेंड करता है। कैसे, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 गुना होता है। यही ना बोला मैंने शब्दों में। और या फिर आप इसको लिख पाओगे तो क्या लिख पाओगे, इसको लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई ε0, राइट। तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू क्यू बाई ε0, फाई का फॉर्मूला। ठीक, अब इसको शब्दों में लिख लिया जाए पहले और फिर उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे कि ये बात आपने कैसे कह दी। क्योंकि जो हम लोग अब तक पढ़ते आए थे उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र और पटल के एरिया दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही बता रहे हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे केवल आवेश पर डिपेंड करता है। ये बात तो हम लोग प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी। पहले लिख लिया जाए, किसी बद्ध तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की माप संबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, राइट। ये हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ, मतलब कि निगमन, ये कैसे पॉसिबल है, आइए देखते हैं। प्रूफ। तो सबसे पहले मान लिया जाए बच्चों कि हमारे पास कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, कोई बिंदु आवेश है, ये है क्यू चार्ज, ठीक। और इस क्यू चार्ज के कुछ दूरी पर हम एक संबद्ध गॉसियन पृष्ठ खींच लें। गॉसियन पृष्ठ, अभी पहले समझेंगे कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो गॉसियन पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ है जो आवेश के चारों ओर इस प्रकार खींचा जाता है कि जिस पृष्ठ से आवेश परिबद्ध हो या संबद्ध हो। तो किसी आवेश के आसपास खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जो आवेश से परिबद्ध हो उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, राइट। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। तो गॉसियन पृष्ठ जो है वो 3D होता है ताकि चार्ज पूरी तरीके से इनक्लोज हो जाए, ताकि लाइंस उससे होकर निर्गत हो सके। तो मान लेते हैं कि इसके आसपास हमने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली है। इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ में जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है। सपोज दैट कि ये सेंटर पे रख दिया आपने। जहां सेंटर पे आपने चार्ज रखा है उससे कुछ दूरी पर जहां पे गॉसियन पृष्ठ है उस पृष्ठ पर कोई बिंदु सपोज कर लेते हैं जिसका नाम है P। कितनी दूरी पर, तो चार्ज से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर है। तो ये r क्या हो जाएगा आपका, तो सेंटर से ये P तक की जो डिस्टेंस होगी जिसके ऊपर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट एक्चुअली
सरफेस पर है तो इस पॉइंट की यहां से दूरी स्मॉल r जो कि एक त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहां पर आपने छोटा सा क्या ले लेना है, एक छोटा सा रीजन ले लेना है जिसका एरिया जो है वो है DA। D का मतलब होता है छोटा और A फॉर एरिया, इस छोटे से रीजन का एरिया हो गया। इस छोटे से रीजन का जो एरिया होगा बच्चों वो कैसा होगा, जैसा कि आपको पता है कि इस रीजन का एरिया वेक्टर हमेशा इस रीजन के परपेंडिकुलर होगा। लीजिए परपेंडिकुलर दे दिया ये ऊपर की ओर, ये n कैप क्या है, तो n कैप जो है आपका नॉर्मल है और इस छोटे से सेक्शन का ये डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब इस छोटे से पृष्ठ का अभिलंब। अब मैं इस प्लस से निकलने वाली रेखाओं की बात करूं तो निकलने वाली रेखाएं कैसी होती हैं, तो निकलने वाली रेखाएं सीधी होती हैं और बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती हैं, राइट। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया जो कि बाहर की ओर भाग रही है, देखिए बाहर की ओर। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये ऐसा ज्वाइन कर लिया, ये ऐसा ज्वाइन कर लिया, तो ये इस तरीके से आपने पॉइंट O से इस पृष्ठ को ज्वाइन कर लिया। ये जो आपका ज्वाइनिंग रीजन है, ये ज्वाइनिंग रीजन एक्चुअली 3D टाइप में है, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, मतलब ये पूरा रीजन जो है वो एक कोनिकल सेक्शन टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पर आपका कुछ एंगल बनेगा जिसको हम कह सकते हैं घनकोण। मतलब अभी घनकोण के बारे में आप लोग कभी और पढ़ेंगे, या तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने मतलब 11th में थोड़ा बहुत जान रखा होगा तो घनकोण जानते होंगे। तो 3D रीजन में कोण बनता है केंद्र के साथ, उसे घनकोण कहते हैं। वैसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, इस छोटे से सेक्शन का जो एरिया वेक्टर है वो d है, उसका नॉर्मल डायरेक्शन जो है पृष्ठ के लंबवत है, राइट। चलिए माना कोई प्लस q आवेश गोलीय गॉसियन किसे कहते हैं, मैंने बताया था ना गॉसियन किसे कहते हैं, गॉसियन जो 3D हो और जिसके अंदर चार्ज परिबद्ध हो सके। तो गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, जहां बिंदु P पर कोई आंशिक पृष्ठ DA लेने पर पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, d फाई, तो यहां से यहां की दूरी जो है वो r है क्योंकि ये रेडियस है वैसे भी, और इसका डायरेक्शन कहां है बच्चों, बाहर की ओर। तो यहां पर आपको लिखना होगा d फाई इज इक्वल टू, होता है क्या, याद करिएगा, d फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो e, और यहां से आप लिख सकते हैं साथ में छोटे से सेक्शन के लिए DA, दोनों पे वेक्टर लगा दीजिए, ध्यान से समझिएगा, दोनों पे वेक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये छोटे से सेक्शन के लिए अगर मैं चाहता हूं कि पूरे पृष्ठ के लिए निकालूं तो क्या करना है, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है, तथा संपूर्ण परिबद्ध पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर द कंप्लीट रीजन वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ DA, राइट। इसको ओपन कर दीजिए, क्या लिख सकते हो आप, E DA, ठीक है। E को आप जब ओपन करोगे तो याद है ना आपको E को क्या लिखा जा सकता है, E को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और डायरेक्शन लिखना होगा बिना r कैप डॉट DA, वेक्टर ऑफ DA को आपने लिखा क्या, DA इनटू n कैप, जो कि n कैप इसका डायरेक्शन है, ठीक है, और r कैप जो है उसका रेडियल वेक्टर है। फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर द बाउंडेड रीजन, जो जो चीजें वेक्टर में उसको बाहर करिए, ये एक मैग्नीट्यूड है, ये परिमाण है, दोनों परिमाणों को एक साथ करिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर DA r कैप डॉट n कैप, राइट। ये हो गया, आगे बढ़ा जाए।
आर कैप डॉट एन कैप, आर कैप डॉट एन कैप को क्या लिखा जा सकता है पता है ना, तो आर कैप डॉट एन कैप एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब दो सदिश एक ही दिशा में हो या एकांक सदिश हो, जब दो एकांक सदिशों को जो कि एक ही दिशा में उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, राइट। तो सिंस आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 1.1, दोनों की दिशा सेम है, तो वैसे भी आप इनके बीच में cos 0 लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अतः यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर द बाउंडेड रीजन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर डॉट dA। पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को बाहर करिए और इंटीग्रेशन ऑफ dA का इंटीग्रेशन बताएंगे आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, ये dA किसका है, इस गोलीय पृष्ठ का छोटे से भाग का है। कुल पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होने वाला है 4 पाई आर स्क्वायर, याद है ना, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, राइट, और यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्या समझ में आया कि किसी परिबद्ध पृष्ठ से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड नहीं करता, तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये एरिया बड़ा हो या छोटा हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि बद्ध पृष्ठ का साइज बड़ा कर दिया जाए तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इस साइज छोटा ले और बड़ा ले और बड़ा ले, चाहे बहुत बड़ा भी लेंगे तो फ्लक्स की माप उतनी ही मिलेगी जितनी छोटे से मिलनी चाहिए, राइट। तो फ्लक्स की कहानी हो गई, वो केवल आवेश पर निर्भर करता है, अर्थात यह पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, राइट, नहीं करता। बात समझिएगा। अब क्या करना है, अब इसी में एक छोटी सी बात और ऐड कर लीजिए, यदि बहुल आवेश पृष्ठ से परिबद्ध हो तब क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे बहुल आवेश होंगे तो आवेश कौन सी राशि, एक अदिश राशि है। अदिश राशियों को क्या करते हैं, सिंपली जो धन आवेश होंगे उससे बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, जो ऋण आवेश होंगे उससे अंदर की ओर आएंगे। तो इससे होता क्या है कि धन आवेश एक अदिश राशि है, ऋण आवेश भी अदिश राशि है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो सदिश न होने की वजह से हमें बस इसको बीजगणितीय योग के नियम से जोड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर बहुत सारे आवेश होंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, q1 प्लस q2 प्लस डॉट 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 qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर समेशन ऑफ q बटे में एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हो गया आपका, कब, जब बहुल आवेश होंगे तो बहुल आवेशों का योग बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कुल फ्लक्स की माप। समझ में आ गई बात, ओके फाइन। तो बच्चों आइए कुछ आंकिक उदाहरण करते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एग्जांपल कैसे आते हैं, ठीक है। तो यदि कोई प्लस q आवेश दिए गए पृष्ठों से परिबद्ध हो तब वैद्युत फ्लक्स की माप क्या होगी, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन मिला है आपको, सबसे पहला आपको क्वेश्चन मिला कि एक ये कोई क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसके आसपास कोई गॉसियन रीजन है, ये गॉसियन रीजन है, ठीक है, और आपको बताना है कि इस आवेश से बद्ध कितना फ्लक्स मिलेगा। तो आपको पहला क्वेश्चन ये मिला। दूसरा, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये आपको मिला प्लस 2 क्यू चार्ज माइनस 3 क्यू चार्ज, ठीक, एक ये हो गया सिस्टम, राइट।
सी, ये एक सिस्टम हो गया। यहाँ पर भी चार्ज आपको बताना है कि इससे कितना मिलेगा, ठीक है। और एक ये है, इसमें भी आपको बताना है कि यहाँ पर एक चार्ज है जो कि घिरा हुआ है इससे। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें भी बताना है कि एक चार्ज एक बॉक्स के बीच में रखा हुआ, बीच में, ऐसे में इससे कितना फ्लक्स मिलेगा, ठीक। एक ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें ऊपर में एक चार्ज रखा हुआ, इसमें कितना मिलेगा, और नीचे में एक और है, F के बाद एक और क्वेश्चन। यहाँ पर एक ये शीट है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, कितनी दूरी पर, L/2 की ऊंचाई पर, जहां L इसकी भुजा है, इसकी, ये NCERT का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये NCERT में इससे भी फ्लक्स बताना है। आइए ट्राई करते हैं एक एक करके क्वेश्चन कैसे कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये वाला क्वेश्चन जो कि क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये वाला जो सिस्टम है, इसके केंद्र पर चार्ज रखा हुआ, तो इससे कितना फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि ये चारों तरफ से घेर के रखा है, तो इसका फ्लक्स निकालना बड़ा आसान होगा। तो phi = Q/ε0, ठीक है। बड़ा इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आपको पता चला कि सिस्टम पूरी तरीके से बद्ध था, तो इसलिए हम इसका फ्लक्स निकाल लेंगे। आइए दूसरा निकालते हैं बच्चों। दूसरा ये है, इसमें देखिए इस पृष्ठ से कितने आवेश परिबद्ध हैं, तो +2Q, +Q और -3Q, सबको जोड़िए, कितना आएगा, +3Q और -3Q, टोटल कितना हो गया, प्लस, अब टोटल हुआ +2Q, +Q और -3Q बटे में ε0, तो फाइनली कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट, 0 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया C। अब C में क्या है, अब C में ये वाला क्वेश्चन, इसके नीचे तो रीजन है, ऊपर तो गायब है, इसमें तो कोई ऊपर रीजन ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि नीचे का तो है, ऊपर भले ना हो, तो पहले अगर सोचिए जरा, अगर ये पूरा होता तो कितना होता, अगर ये पूरा होता तो ऐसा दिखता क्या, ऐसा दिखता, और ऐसे सिस्टम का फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। अगर मैं नीचे का रख लूं, ऊपर का गायब कर दूं, तो नीचे का है ना, इसका मतलब आधा फ्लक्स तो मिलेगा, तो टोटल होता तो इतना मिलता, लेकिन आधा मिल रहा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं phi = Q/2ε0, राइट। ये हो गया। इसमें आ जाइए बच्चों, डी में देखिए, डी में क्या है, इसमें भी चार्ज है और इसके आसपास से सिस्टम ने इसको बद्ध करके रखा हुआ है, तो इसका फ्लक्स का हो जाएगा Q/ε0। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुई, चारों तरफ से बद्ध होना मस्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए, डी के बाद ई में क्या है, ये चार्ज बीच में है, इसका मतलब चारों तरफ से बद्ध है। अगर चारों तरफ से बद्ध हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स आपको एरिया पे डिपेंड करता नहीं है, छोटा है बड़ा है, बस बद्ध होना चाहिए। तो phi = हो जाएगा Q/ε0, राइट, ये हो गया। आइए F देखते हैं। F में क्या है, देखिए ऊपर चार्ज है, नीचे सिस्टम है, ऊपर तो सिस्टम ही नहीं है, इसका मतलब अगर ये पूरा होता तो ऐसा दिखता ना, हाँ, तो इसका मतलब अगर पूरा होता तो ना, लेकिन नीचे तो इसमें आधा ही दिख रहा, ऊपर तो गायब है, इसका मतलब आधे भाग का कितना होना चाहिए, तो आधे भाग का बच्चों होना क्या चाहिए, होना चाहिए आधा, मतलब Q/2ε0। बात समझिएगा, केवल आधा हिस्सा नीचे दिख रहा है, ऊपर का आधा हिस्सा तो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब कि ऊपर वाला इफेक्टिव नहीं है, नीचे वाला इफेक्टिव है, इसलिए आधा फ्लक्स मिला आपको। अब थोड़ा समझते हैं इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें तो आप कहेंगे कि इसमें तो आवेश परिबद्ध ही नहीं है, क्योंकि इसमें आवेश तो बाहर है सिस्टम के, तो जहां सिस्टम के बाहर होगा वहां पे तो फ्लक्स नहीं होता, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी फ्लक्स है। तो फिर ये कैसे होगा, तो इसके लिए पहले इसको बंद करिए चारों तरफ से, ये तो बीच में है ना, तो इसको बंद करेंगे चारों तरफ से, तो बंद करने में इसको कितने फेजेस चाहिए, तो टोटल 6 फलक होंगे, तब तो ये बंद होगा, मतलब चारों तरफ से 6 दीवारें उठेंगी, 6 दीवारें उठेंगी तो कैसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा ये। अब ऐसा दिखेगा तो इसका फ्लक्स कितना होगा बच्चों, याद है ना, ऐसा दिखेगा तो इसका फ्लक्स होगा Q/ε0, लेकिन 6 फलक से घिरता तब ना, लेकिन 6 दिख कहां रहा है, इसमें तो एक ही दिख रहा है, इसका मतलब 6 का केवल एक ही हिस्सा
एक्टिव है, बाकी तो एक्टिव है नहीं। तो जब एक हिस्सा एक्टिव होता है किसमें से, 6 में से, तो उसका कितना हिस्सा आपको मिला, उसका मिला 6वां हिस्सा। इसका मतलब अगर मैं इसका फ्लक्स लिखूं तो इसका फ्लक्स आएगा बच्चों Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता पूरे बॉक्स का, मतलब ऐसा होता तो, लेकिन एक ही हिस्सा दिख रहा है तो 6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड, राइट। तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन का क्या कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे हम लोग को निकालना है, पूरा बॉक्स हो, आधा बॉक्स हो, या फिर केवल एक हिस्सा हो, तो एक हिस्से का कैसे निकालेंगे। आपका जो क्वेश्चन होमवर्क होने वाला है वो ये होने वाला है कि एक कुलाम आवेश, एक कुलाम आवेश के लिए निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की माप क्या होगी, रेखाओं की माप क्या होगी, राइट। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करेंगे, आप करके हमको बताएंगे, करेंगे हम आपके इस आंसर का वेट। तब तक के लिए अगले क्लास का वेट करिए।